हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेग्रेशन के बारे में और इसके हमने टाइप्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी। प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर एनालिसिस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। और इसको समझना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाना है। ये चीज़ें क्या हैं, सिर्फ आपको इतना ही यहाँ पर समझना होता है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए। फैक्टर एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या होता है कि हमारे पास जब बहुत सारे डेटाज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उसको हम एक तरह से समराइज करते हैं। उसको हम जहाँ पर जैसे कुछ वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं या फिर कुछ अलग अलग ऐसे डेटाज होते हैं जिसमें कि अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मिलते जुलते क्वालिटीज़ को हम 3-4 मिलते जुलते क्वालिटीज़ को मिलाकर हम उसको एक फैक्टर हम बना देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें करी जाती हैं। फैक्टर एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम डेटा को रिडक्शन करते चले जाते हैं और डेटा को हम समराइज करते हैं। जैसे कैटल का 16 PF, हम जानते हैं कि कैटल का जो 16 PF इन्होंने पर्सनालिटी की जो थ्योरी दी हुई है, वो इन्होंने जब इसकी शुरुआत करी थी तो इनके पास 2200 से ज़्यादा फैक्टर्स थे इनके पास में, लेकिन इन्होंने इसको इसका रिडक्शन इन्होंने किया, इसको समराइज करते गए और फाइनली इन्होंने 16 PF को इन्होंने बतलाया। या फिर हम बिग क्वेश्चन की बात करते हैं, बिग डेटा फैक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि वहाँ पर बहुत सारे उनके पास डेटाज थे, बहुत सारे मिलते जुलते एक जैसे वैल्यूज़ थे, तो वहाँ पर उन्होंने सेम वैल्यूज़ को मिला करके उन्होंने एक वैल्यू बनाया और उसको धीरे धीरे उन्होंने समराइज उन्होंने करा। तो इसको किस तरह से हम समराइज़ करेंगे, किस तरह से हम डेटा को रिडक्ट करेंगे, उसका एक प्रॉपर एक मेथड होता है, प्रॉपर वे होता है, जिसको कि फॉलो करके इस तरह से हम फैक्टर एनालिसिस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि फैक्टर एनालिसिस क्या है। तो बिल्कुल एक लाइन में आपको ध्यान में होना चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस जो होता है वो डेटा रिडक्शन और समराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास डेटाज होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उसको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे कि ये IV है, ये DV है, ये EV है। इस तरह से हम वहाँ पर क्लासीफाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उसको मिला करके हम उसको एक फैक्टर हम मानेंगे। इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि डेटा रिडक्शन टेक्निक है, जिसे कई प्रकार के डायमेंशंस पर विस्तृत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या होता है कि एक तरह से ये एक टेक्निक हम इसको कह सकते हैं, एक मेथड कह सकते हैं। किस चीज़ का मेथड है? डेटा को रिडक्शन करने का मेथड है। मीन्स हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं, उसको हम उतने सारे डेटाज पर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उन डेटाज को हम धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, छांटते चले जाएंगे, उसको समराइज करेंगे। फिर हमारे पास जब थोड़े डेटा होंगे, फिर उस पर हम अपना काम करेंगे और ऐसे डेटाज को हम चुनेंगे जो कि सपोज डैट हमारे पास अगर 2200 डेटाज हैं, तो हम वहाँ पर अगर उसमें से हम 16 डेटाज को चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल इस बात के लिए हमें श्योर होना चाहिए कि हमारे जो 16 डेटाज को हम चूज़ कर रहे हैं उनमें पूरे 2200 डेटाज की क्वालिटी वहाँ पर मैच्ड हो। मीन्स यहाँ पर ये जो थोड़े जो फैक्टर्स होते हैं या फिर थोड़े डेटाज जो होते हैं, वो अपने बाकी डेटाज का, अपने बाकी सैम्पल्स का या फिर बाकी वेरिएबल्स का वो वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देखते हैं, यह बड़ी संख्या में चर के बीच इंटर रिलेशनशिप की जांच करता है और फिर उनके कॉमन अंडरलेइंग डायमेंशन के संदर्भ में उन्हें समझाने का प्रयास करता है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उनमें एक तरह से इंटर रिलेशनशिप होता है, आपस में एक तरह का उनमें रिलेशन होता है।
उसी की यहाँ पर जांच करी जाती है और जो कॉमन रिलेशनशिप होता है उसको अंडरलाइंग डायमेंशन के संदर्भ में उसको अलग कर लिया जाता है और इसी चीज़ को फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कोई भी आईवी और डीवी नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको एक जैसा ही माना जाता है, उनकी क्वालिटीज़ को हम देख रहे होते हैं कि कहाँ तक वो इंटर रिलेशनशिप में होते हैं और फिर उन पर ही हम फोकस करते हैं। आगे हम देखते हैं, यह एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जिसका उपयोग बड़ी संख्या में चरों के बीच का रिलेशनशिप एनालाइज करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बतलाया कि बहुत सारे डेटास में क्या रिलेशन है उसी को एनालाइज इसके द्वारा किया जाता है। यह मॉडल को एस्टिमेट करने में मदद करता है और अनऑब्जर्व्ड फैक्टर के सेट द्वारा देखे गए चर ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के बीच में वेरिएंस तथा कोवेरिएंस की व्याख्या करते हैं। मीन्स जो वेरिएबल्स जिनको कि ऑब्जर्व नहीं किया जाता है उन पर भी यहाँ पर जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि ऑब्जर्व किया गया होता है उन दोनों के बीच में भी वेरिएंस की व्याख्या यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैक्टर एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फैक्टर एनालिसिस एक तरह से बहुत सारे डेटास को समराइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे अब इसके हम यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इसका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी विशेष संख्या के इंटर रिलेटेड मात्रात्मक चर पर आधारित कारकों की छोटी संख्या चाहिए होती है तब यह उपयोगी होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है कि यहाँ पर ये क्वालिटेटिव डेटास पर भी ये बेस्ड हो सकता है। आगे हम देखते हैं, नेचुरल साइंसेज में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। नेचुरल साइंसेज का क्या मतलब है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहाँ पर कि पॉइंट 1 को भी प्रॉपर कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉपर डिफाइन किया जा सकता है। तो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा को रिडक्ट करने में, डेटा को समराइज करने में। आगे हम देखते हैं, सोशल साइंसेज में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोशल साइंसेज मीन्स यहाँ पर साइकोलॉजी को सोशल साइंस का ही एक पार्ट माना जाता है, सोशियोलॉजी को हम ले सकते हैं। जितने भी सोशल साइंसेज हैं तो वहाँ पर भी जब अलग अलग स्टडी करी जाती है, अलग अलग रिसर्च किया जाता है, तो वहाँ पर फैक्टर एनालिसिस को सोशल साइंसेज में भी यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं, क्वालिटेटिव डेटाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वालिटेटिव डेटाज क्या होते हैं? क्वालिटेटिव डेटाज का मतलब है जिसको कि प्रॉपर हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे नैतिकता, ऑनेस्टी, इसको हम प्रॉपर हम संख्या के रूप में हम नहीं मेज़र कर सकते, बल्कि इसको हम एक तरह से रैंकिंग कर सकते हैं इसकी। तो इस तरह के डेटाज पर भी कैलकुलेशन के लिए, इस तरह के डेटाज को भी समराइज्ड के लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वांटिटेटिव डेटाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वांटिटेटिव डेटाज जो कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिसको कि प्रॉपर काउंट किया जा सकता है, जिसको कि प्रॉपर एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर कि पॉइंट 1 को भी ईजिली डिफाइन किया जा सकता है। तो जब इस तरह के डेटाज भी हमारे सामने होते हैं तो उन पर भी हम फैक्टर एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम इसके कुछ एज्यूम्शंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी पहले एज्यूम्शन के बारे में बतलाया गया है कि यह लाइनर रिलेशनशिप पर आधारित होना चाहिए। लाइनर रिलेशनशिप का क्या मतलब है? जैसे हमने कोरिलेशन को पढ़ते समय मैंने बतलाया हुआ था कि यहाँ पर जो रेखीय कोरिलेशन या फिर लीनियर कोरिलेशन होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े और एक के घटने से जब दूसरा भी घटता है। जब इस तरह के वेरिएबल्स हमारे पास में होते हैं, जब इस तरह के डेटाज हमारे पास में होते हैं, तब हम फैक्टर एनालिसिस को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? डेटा को रिडक्ट करने में और उसको समराइज करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, डेटा इंटरवल स्केल्स पर आधारित होने चाहिए। 4 तरह के स्केल्स के बारे में बतलाया गया है, इस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। बट ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आप ग्रेजुएशन लेवल से ही पढ़ते आ रहे होंगे। सो इंटरवल स्केल्स पर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है वो इंटरवल स्केल पर आधारित होना चाहिए, मीन्स अंतराल स्केल पर, जो कि 3rd स्केल होता है उस पर बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा होता है वो मल्टी क्वालिटी पर आधारित होना चाहिए। मल्टी क्वालिटी मीन्स
जब बहुत सारे डेटाज होंगे और उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी तभी तो उसको हम एक साथ कर पाएंगे, कई सारे डेटाज को मिला करके उसको हम एक फैक्टर बना पाएंगे। तो इस पर ही बेस्ड हमारा डेटा होना चाहिए। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो सैंपल होना चाहिए या हमारा जो डेटा होना चाहिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए, मतलब उसमें प्रसामान्य वितरण की विशेषता बिल्कुल होनी चाहिए। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि चरों में मल्टीपल कोरिलेशन की भी विशेषता होनी चाहिए। तब जब ये सारे एजम्पशंस हमारे कंप्लीट होंगे, फुलफिल होंगे, तो वहाँ पर हम फैक्टर एनालिसिस को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस इस पर ही बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, इसके टाइप्स का पता होना चाहिए, क्या कब यूज़ किया जाता है और इसके कौन से सब टाइप्स बतलाए गए हैं। इतना आपको अगर पता होता है तो आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी ईजिली कर सकते हैं, बट थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि फैक्टर एनालिसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक। तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल की बात कर लेते हैं। जब कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट नहीं होता तब ऑर्थोगोनल वहाँ पर रोटेशन होता है। मीन्स जब किसी भी डेटा में हम देखते हैं कि हमारा जो सिग्निफिकेंट, हमारा जो कोएफिशिएंट है, डेटास के बीच में हमारा जो सार्थकता स्तर है वो सार्थक नहीं होता है, तो वहाँ पर ऑर्थोगोनल को यूज़ किया जाता है। और इसके 3 टाइप्स बतलाए गए हैं, क्वार्टीमैक्स, वैरोमैक्स एंड इक्वीमैक्स। इसके बाद में ऑब्लिक को हम देख लेते हैं। ऑब्लिक में हम देखते हैं कि जब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि जब कोएफिशिएंट्स सिग्निफिकेंट नहीं हो जाता है तब रोटेशन ऑब्लिक होता है। और इसके 2 टाइप्स बतलाए गए हैं, प्रोमैक्स और ऑब्लिमीन। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, आपके पास में एक डेटा दिया होगा, उससे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चंस होगा। उसके बाद में आपके पास में 3 या 4 ऑप्शंस होंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस करी होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो वहाँ पर क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरह के होंगे कि आपका क्वेश्चन होगा और नीचे आपके 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से हो सकते हैं, क्वार्टीमैक्स, वैरोमैक्स, ऑब्लिमीन, इक्वीमैक्स। तो वहाँ पर आपको सही राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको एक तरह से मैं टिप दे रही हूँ। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वार्टीमैक्स, वैरोमैक्स, इक्वीमैक्स, अगर आपको पता है कि ये तीनों मिलते जुलते हैं, एक ही चीज़ें हैं, ऑर्थोगोनल के ही टाइप्स हैं, यहाँ पर अलग कौन सा हो रहा है, प्रोमैक्स अलग हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोमैक्स जो है वो ऑब्लिमीन का सब टाइप है। तो ये क्योंकि अलग है इसलिए राइट आंसर आपका प्रोमैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो ईजिली आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये फैक्टर एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। आगे मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही डेटा अवेलेबल हो पाया, आगे मैं ट्राई करूँगी कि फैक्टर एनालिसिस पर मैं और भी डिटेल में वीडियो अपलोड करूँ। सो आज के लिए इतना ही। नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इन्फो दे दी जाएगी। और PDF नोट्स के लिए नॉमिनल से चार्जेस हैं, और जिसमें कि आपको कंप्लीट यूनिट साइकोलॉजी के ऑल यूनिट्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।